हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो दोस्तों, आज हम लोग आप लोगों के सामने एक नया चैप्टर लेके आ गए हैं। ये हिस्ट्री का चैप्टर है, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो दोस्तों, आप लोगों ने पिछला चैप्टर देखा होगा जो हम लोगों ने पढ़ाया था, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड उसके बाद रशियन रेवोल्यूशन हम लोगों ने कवर किया। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग जाके उसको ज़रूर पढ़िएगा। तो दोस्तों, आज का जो चैप्टर है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, तो ये चैप्टर आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो दोस्तों, चैप्टर की शुरुआत होती है एक बच्चे के साथ जिसका नाम हेलमत है। ये 11 साल का बच्चा है। ये अपने बेड पे लेटा हुआ है और ये अपने परिवार की सारी बातें सुन रहा होता है। इसके माता पिता बात कर रहे होते हैं कि अब टाइम आ गया है सुसाइड करने का, जैसे हमने जेविश के साथ किया था अब हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। तो हेलमत ये बातें सुनकर काफ़ी डर जाता है। अगले दिन हेलमत का परिवार घूमने जाता है, वो अपना हॉलीडे एंजॉय करते हैं। उसके नेक्स्ट डे उसके पापा ने अपने ऑफिस में अपने आप को गोली मार के सुसाइड कर ली होती है। इससे हेलमेट ये न्यूज़ सुन के काफ़ी डर जाता है। वो इतना डरा हुआ होता है कि वो अगले 9 सालों तक खाना भी नहीं खाता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं उसकी माँ उसे जहर दे के उसे मार ना दे। तो दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों हेलमेट के फादर ने सुसाइड की, क्या सिचुएशन या क्या रीज़न रहा होगा इसका। इसको जानने के लिए हमें चलना होगा थोड़ा फ्लैशबैक में। तो दोस्तों, 1914 जो ईयर था, आप लोगों को पता होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में स्टार्ट हुई थी। इस वॉर में कई सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया। वर्ल्ड वॉर 1 में दो मेजर पावर्स थी, एक अलाइड पावर्स थी और एक सेंट्रल पावर थी। अलाइड पावर में इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया, ये तीनों कंट्रीज़ थी, और सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरियन कंट्री एंड ऑटोमन एम्पायर था। तो उस टाइम जर्मनी के पास काफ़ी सारी पावर्स थी। शायद जर्मनी सेंट्रल पावर में मेन कंट्री थी। वर्ल्ड वॉर 1 ये लोग जीत भी जाते, लेकिन लास्ट में यूएसए ने 1918 में अपना अलाइड पावर को दे दिया। इससे जर्मनी जो है वो हार जाती है, और इसका सबसे बड़ा रीज़न यूएसए होता है, क्योंकि यूएसए अपना पूरा सपोर्ट अलाइड पावर्स को दे देता है। तो इस वजह से वो लोग हार जाते हैं, और इसकी वजह से राजा को अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो जब ये पद छूटता है तो कोई ना कोई गवर्नमेंट तो बनानी ही होती है, क्योंकि बिना गवर्नमेंट के कंट्री कैसे रन की जा सकती है। तो जर्मनी में एक जगह थी वाइमर। वाइमर में एक असेंबली बनती है जिसको वाइमर रिपब्लिक बोलते हैं। जर्मनीज गवर्नमेंट फ्रॉम 1919 टू 1933। तो यहाँ पे नेशनल असेंबली क्रिएटेड फेडरल स्ट्रक्चर्ड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मनी। तो जर्मनी में अब डेमोक्रेसी आ गई है। अब इसकी वजह से पीपल जर्मनी के स्टार्ट करते हैं इलेक्शंस का एंड डेप्यूटीज मेंबर फॉर जर्मन पार्लियामेंट्स। अब यहाँ पे वोटिंग्स राइट भी लोगों के पास थे, इंक्लूडिंग वीमेंस ऑल्सो। तो अब यहाँ डेमोक्रेसी पूरी तरह से थी, लेकिन जो यहाँ के लोग थे ये खुश नहीं थे इस डिसीज़न से कि यहाँ पे डेमोक्रेसी क्यों है। यहाँ की डेमोक्रेसी से, क्योंकि जर्मनी ने एक ट्रीटी साइन कर ली थी अलाइड पावर्स के साथ, जिसे नाम दिया गया ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। तो दोस्तों, जर्मनी ने ट्रीटी साइन कर ली थी अलाइड पावर्स के साथ, उसको नाम दिया गया ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। तो जिसमें अलाइड पावर्स अपनी चीज़ें जर्मनी पर थोपने लगे, इम्पोज करने लगी, उससे कुछ चीज़ें छीनने लगी, जैसे कि जर्मनी लॉस 13% ऑफ टेरिटरीज। Germany lost 75% of its iron and 26% of coal because of alliance power don't want that Germany take the they don't want that Germany take participation in war। इसलिए लोग गवर्नमेंट को बुरा मानते थे, क्योंकि डेमोक्रेसी होते हुए भी वे कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो किसी के अंडर ही रह रहे थे। इसलिए लोगों को वाइमर पसंद नहीं आती है, वाइमर रिपब्लिक पसंद नहीं आती, और जो लोग इसे सपोर्ट करते थे उन्हें नॉन क्रिमिनल बोलते थे। और ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल 1918 में साइन हुई थी, इसलिए इसे नवंबर क्रिमिनल भी कहा गया। तो दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 के कारण यूरोप की कई कंट्रीज़ के ऊपर मेंटली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली बहुत बुरा असर पड़ा। इसके काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स
हुए। तो वर्ल्ड वॉर वन के पहले जो कंट्रीज़ कर्ज देती थी, अब वो काफ़ी बुरी तरह से लॉस में चली गई। और 1923 जर्मनी हाइपर इन्फ्लेशन में आ गया। हाइपर इन्फ्लेशन इज़ अ टर्म दैट डिस्क्राइब रैपिड एक्सेसिव एंड आउट ऑफ कंट्रोल जनरल प्राइस इंक्रीजेज इन एन इकोनॉमी। लोगों के पास ब्रेड खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए इसलिए ये हुआ क्योंकि जर्मनी पूरी तरह कर्ज में डूब गया था। तो उनके पास ब्रेड खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हुआ करते थे। उसका पूरा पैसा ख़त्म हो चुका था, उसके गोल्ड स्टॉक ख़त्म हो गए थे। इसी बीच फ्रांस क्या करती है कि एक रूर जगह होती है जर्मनी में, जिस पे फ्रांस जो है वो कब्ज़ा कर लेती है। इसकी वजह से वहाँ के रिसोर्सेज में भी गिरावट आ जाती है। वैसे ही इससे जो गवर्नमेंट थी ये अंधाधुंध करेंसी छापना शुरू कर देती है, जिससे करेंसी की वैल्यू गिर जाती है और चीज़ों का दाम आसमान छूने लगता है। करेंसी की ओवरलैपिंग की वजह से छोटी सी छोटी चीज़ खरीदने के लिए नोटों के बड़े बड़े बोरे देने पड़ते थे। इस वजह से इस सिचुएशन को हाइपर इन्फ्लेशन कहा गया। सिचुएशन में जर्मनी की मदद करने कौन आया? अमेरिका। मतलब जिस कंट्री की वजह से वर्ल्ड वॉर वन जर्मनी हारा था, अब जर्मनी की हेल्प वही कंट्री कर रही थी। यूएसए ने एक डॉस प्लान तैयार किया, डवेस प्लान, जिससे वो जर्मनी को छोटे छोटे लोन देता था, जिससे जर्मनी की सिचुएशन में सुधार आ जाए। और ऐसा हो भी रहा था, यूएसए की मदद से जर्मनी सुधर रही थी। लेकिन 1929 में यूएसए के अंदर ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाता है, द ईयर ऑफ डिप्रेशन। तो इसलिए ये होता है कि बिकॉज द यूएसए वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज वॉज क्रैश्ड, द ग्रेट डिप्रेशन की वजह से यूएसए का नेशनल इनकम हाफ हो जाता है, फैक्ट्रीज शट डाउन हो जाती हैं, एक्सपोर्ट फॉल डाउन हो जाता है, एंड पीपल वेयर बैडली हिट बाय दिस क्राइसिस। काफ़ी सारी कंट्रीज़ इसका सामना करती हैं। जर्मनी में भी ग्रेट डिप्रेशन की वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिड्यूस्ड to 40%. There is number of unemployment touched an unpredictable मिलिट्री क्रिमिनल्स एक्टिविटी, एंड यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं एंड लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, बिजनेस जो है वो फेल्ड हो जाता है। द प्राइस ऑफ फार्मर्स क्रॉप हैड फॉलन डाउन, और गवर्नमेंट इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पा रही है। इसकी वजह से लोग गवर्नमेंट को कोई रिस्पेक्ट नहीं, इसका सोल्यूशन नहीं निकाल पा रही थी। इसकी वजह से लोगों का जो गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा, जो रिस्पेक्ट थी, अब वो नहीं थी। अब लोगों को कोई भरोसा नहीं था इस गवर्नमेंट से। यहीं से स्टार्टिंग होती है हिटलर की, द राइज ऑफ हिटलर्स पावर। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं हिटलर के बारे में जानने का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में 1889 में हुआ था। दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है, इसी के जस्ट बगल में इसकी कंट्री है। और उसने अपना बचपन काफ़ी गरीबी में बिताया था। हिटलर ने वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी आर्मी को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद उसने आर्मी में बहुत अच्छे काम किए और उसके लिए उसे कई सारे मेडल्स भी मिले। लेकिन हिटलर का सबसे ज़्यादा उसको दुख तब होता है जब वो वर्ल्ड वॉर वन हार जाते हैं। इसके अलावा जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हुई थी, उससे हिटलर को काफ़ी ज़्यादा फ्यूरियस होता है, काफ़ी गुस्सा होता है उस चीज़ से। एंड हिटलर जर्मनी के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, इसलिए वो 1990 में एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है, जिसका नाम होता है जर्मन वर्कर पार्टी। धीरे धीरे हिटलर पार्टी का हेड बन जाता है। फिर वो उस पार्टी का नाम बदल देता है और रखता है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो नाज़ी पार्टी कहलाती है। हिटलर का काम करने का एक अलग ही स्टाइल था, उनके सैल्यूट करने का भी तरीका एकदम अलग था। नाज़ी पार्टी का सिंबल भी अलग था, जैसे कि आप लोग ये बुक में देख सकते हैं, ये इनकी पार्टी का सिंबल था। एंड नाज़ी पार्टी पॉलिटिक्स में कैसे आई, ये हम देखते हैं। राइज ऑफ नाज़ी पार्टी इन जर्मन पॉलिटिक्स। तो होता क्या है कि 1928 के अंदर जर्मन पार्लियामेंट के अंदर इलेक्शन होते हैं। इसमें नाज़ी पार्टी हार जाती है, उसको मात्र 2.6% वोट मिलता है। जर्मन पार्लियामेंट के अंदर उस टाइम पे इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, नॉर्मल वो ये बातें उसके लिए नॉर्मल थी, क्योंकि तब लोग हिटलर को नहीं जानते थे। 1929 में
ये उससे अलग हो जाती है। 1929 में क्या होता है कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाता है, और जो अभी पहले बताया था आपको कि इसके चलते बहुत सारे लोग परेशान थे, और इसी बात को लेके हिटलर इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। हिटलर क्या करता है कि वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और लोगों से कहता है कि इफ़ यू सपोर्ट मी एंड वोट मी इन द इलेक्शन, आई विल एंड ऑल योर प्रॉब्लम्स। बस इसी प्रकार से वो कई वादे करता है। और वैसे भी हिटलर एक काफ़ी मजबूत स्पीकर था, वो अपनी तरफ अपनी स्पीक से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता था लोगों को। एंड फाइनली 1932 में नाजी पार्टी वन द इलेक्शन इन जर्मन पार्लियामेंट, और उन्हें 37% वोट मिलते हैं, जिससे वो मेजॉरिटी में आ जाते हैं। तो दोस्तों देखते हैं हिटलर ने कैसे और कौन से वादे किए थे, किस किस तरह के वादे किए थे जिससे वो जीत जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे कौन से प्रोमिसेस थे जो नाजी पार्टी ने दिए थे लोगों को टू विन द इलेक्शन। तो हिटलर कहता है कि अगर हम जीतते हैं तो जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएंगे। ये उसका पहला वादा होता है जो वो बोलता है। ही सेड दैट आई विल रिमूव द प्रोविजन ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। The third one is enhance the dignity of individual of Germany. Every citizen of Germany will get employment and I will stop the foreign interference. मतलब ये सब वादे उन्होंने किए। इन्हीं वादों की वजह से नाजी पार्टी इलेक्शन जीत जाती है। इलेक्शन जीतने के बाद हिटलर ने कई सारी रैलियाँ की, पब्लिक मीटिंग्स किए, जिससे लोगों का सपोर्ट उसे मिल सके, और उसको सपोर्ट मिलता भी है और काफ़ी सपोर्ट मिलता है, तो वो पावर में आ जाता है। ऑन जनवरी 30, 1933 प्रेसिडेंट ऑफ हिंडनबर्ग हैड अपॉइंटेड हिटलर एज चांसलर ऑफ जर्मनी। इससे हिटलर के हाथों में काफ़ी ज़्यादा पावर आ जाती है। अब हिटलर ये सोचता है कि डेमोक्रेसी को हटा के डिक्टेटरशिप सेटअप की जाए। तभी 27 फरवरी 1933 को जर्मन पार्लियामेंट के अंदर आग लग जाती है, और इसका फ़ायदा हिटलर उठाता है। 28 फरवरी 1933 को फायर डिक्री केम व्हेन देयर वाज अ सस्पेंशन ऑफ civic right of people like freedom of speech, press, assembly, etc. On 3rd March 1933 the enabling act was passed एंड जर्मनी के अंदर डेमोक्रेसी हट जाती है। जैसे ये एक्ट पास्ड होता है, इनेबलिंग एक्ट, तब वो डेमोक्रेसी हट जाती है और डिक्टेटरशिप का सेटअप हो जाता है, और यहाँ से हिटलर बन जाता है डिक्टेटर। उसके पास पूरी पावर थी, वो जो चाहे वो कर सकता था। आफ्टर बिकमिंग अ डिक्टेटर हिटलर बैन ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट वन, डैट इज़ नाजी पार्टी। अब जर्मनी सिंगल पार्टी कंट्री बन चुकी थी। अब दोस्तों जो हिटलर ने प्रॉमिस किए थे लोगों से ग्रेट डिप्रेस इकोनॉमी के टाइम पे, तो वो उन वादों को लोगों के साथ पूरे करने की कोशिश करता है। वो एक इकोनॉमिस्ट को अपॉइंट करता है जिसका नाम होता है, ये आपके बुक में दिया हुआ है, हजाल्मर साचेट, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में गलती हो। हु एम्ड ऑन 2 थिंग्स, फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि अगर प्रोडक्शन बढ़ानी है तो वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और इससे एम्प्लॉयमेंट अपने आप आ जाएगी, और इसके लिए गवर्नमेंट फ़ंड देती है जिससे सुपर हाईवेज, पीपल्स कार, द वॉल्क्स वेज आती है वहाँ कंट्री में, जैसे आप लोग ये देख सकते हैं। एंड दोस्तों हिटलर मेड मैनी चेंजेस इनसाइड द फॉरेन पॉलिसी। इन 1933 हिटलर विड्रॉ जर्मनी फ्रॉम द लीग ऑफ नेशन। इन 1936 हिटलर रीऑक्यूपाइड द राइन लैंड, जो लैंड फ्रांस ने कब्जा कर लिया था उसको वापस वो ले आता है। इन 1938 द इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी विद द स्लोगन ऑफ वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। तो दोस्तों ये कुछ चेंजेस थे, फॉरेन चेंजेस पॉलिसी जो हिटलर ने किए थे। अब